नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में बात सबसे पहले हाजीपुर की करते हैं, जहां पर हॉस्पिटल रोड में एक सांड ने जमकर बवाल काटा, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हुंकार भरते हुए ये सफेद रंग का सांड चाय वाला ठेले के पास पहुंचा और फिर शुरू हो गया इसका तांडव। ठेले पर इसने जमकर उठापटक की। ऐसा लग रहा था कि ठेले से सांड की 36 का आंकड़ा है, क्योंकि एक के बाद एक कई ठेलों को सांड ने पलट दिया। सांड के गुस्से को देखकर आसपास के दुकानदार दहशत में आ गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गुस्से में आए इस सांड को शांत किया जा सके। दहशत फैलाने के बाद सांड खुद ब खुद आगे बढ़ गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हाजीपुर के हॉस्पिटल रोड में एक सांड ने जमकर बवाल काटा और एक एक कर उसने ठेलों को उलटना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देर तक सांड के उत्पात से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सांड के पास जाकर उसे वहां से हटा सके या शांत करा सके। और रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर सहरसा से है, जहां चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने समरणालय परिसर में लगे मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की वारदात सदर एसडीओ ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि एक युवक पहले मोटरसाइकिल के पास कुछ देर मंडराते दिखता है, फिर गाड़ी पर जाकर बैठ जाता है और ठीक कुछ देर बाद मोटरसाइकिल लेकर युवक फरार हो जाता है। बिहार में 2020 में चुनाव से पहले नशे पर सियासी समीकरण सेट करने की शुरुआत हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने शराबबंदी पर जनमत संग्रह कराने की बात कर दी है। उनका दावा है कि शराबबंदी से बिहार में राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शराबबंदी को लेकर हमारी सरकार जनमत संग्रह कराएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र जी, बिहार सरकार ने शराबबंदी जो लागू किया है उसको लेके आपकी राय क्या है? देखिए, शराबबंदी तो है नहीं, लेकिन सरकार ने जो बिहार सरकार का राजस्व होता है उसको हानि पहुंचाने का काम किया है। जो राज्य सरकार के खजाने में जाता वो जनता के खजाने में जा रहा है। इनके नेताओं के रसूखदार जो नेता हैं एनडीए के, उनके खाते में वो पैसे जा रहे हैं। इससे तो बिहार का विकास रुक गया। हम अगर लागू करना था, हम भी आपके राय के साथ थे और हम भी शराबबंदी के नाम पर आपके साथ मानव श्रृंखला बनाए थे, लेकिन आपको लगता है कि ये ढकोसला था। हमारी जब सरकार आएगी, एनडीए की महागठबंधन की सरकार आएगी, तो हम जनमत संग्रह करेंगे। किस चीज़ को लेकर जनमत संग्रह करेंगे? नहीं, राजस्व की जो हानि हुई है उसका जनमत संग्रह करेंगे और जनमत संग्रह में जो राय बनेगी वो मैं काम करूंगा। इसमें क्या कुछ करेगा, मतलब आपकी नहीं, वो तो जनमत संग्रह करने के बाद जो राय बनेगी वो मैं करूंगा। हालांकि भाई वीरेंद्र के बयान का जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। मंत्री श्याम रजक ने कहा कि आरजेडी पहले अपने काल में किए गए कामों का जनमत संग्रह करवाए, जनता सच सामने लेकर आएगी। हम तो कहते हैं कि इतना ही जनमत संग्रह करा लें कि जितने साल वो रहे और जितने साल से उनकी पार्टी है उनका अपना भी जनमत करा लें कि इस सवाल से अलावा जो देश में कटुता फैलाना, राज्य में कटुता फैलाना, समाज में ईर्ष्या पैदा करना, कई तरह की विविधताएं पैदा करना, कई लोगों का शोषण और दोहन करवाना और करना, इन सारे चीज़ों का भी जनमत उनको पहले करा लेना। सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने तर्क हैं। अब जरा उन महिलाओं को भी सुनते हैं जिनकी मांग पर सरकार ने 4 साल शराबबंदी की। न्यूज़ 18 की टीम जब पटना के फुलवारी शरीफ पहुंची तो कई महिलाओं ने शराबबंदी में शराब की बिक्री होने की शिकायत की। हालांकि महिलाओं का साफ कहना है कि शराबबंदी पर और सख्ती की जरूरत है, लेकिन इसकी बिक्री को फिर से शुरू करने किसी हाल में सही नहीं है। नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी का फैसला किया, उसको लेके कई तरह की बातें हुई, विरोधियों ने हमला भी बोला। लेकिन जब चुनावी साल है, इस बीच में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है
तो उनकी सरकार जनमत संग्रह कराएगी शराबबंदी को लेके, और उनका ये आरोप है कि राजस्व का काफी हानि हो रहा है और जनमत संग्रह के बाद जो भी फैसला होगा उनकी सरकार लागू करेगी। हम कुछ महिलाओं के बीच में पहुंचे, ग्रामीण महिलाओं के बीच में, और ये जानना बेहद जरूरी है कि शराबबंदी को लेकर ग्रामीण महिलाएं क्या सोचती हैं। अच्छा चाची ये बताइए, शराबबंदी हुआ, इससे फायदा हुआ आप लोग को? नहीं, घाटे है। मर्द कमा के आता है, दारू पी जाता है, तो कहाँ से पैसा बचे? अभी भी दारू बिक रहा है? अभी भी दारू बिक रहा है, अभी बहुत दारू यहाँ बिक रहा है। यहाँ दारू नहीं बंद हुआ, और दुगना में बिक रहा है। पहले 20 रुपया मिलता था, अब 100 रुपया 200 रुपया में कहाँ बंद हुआ है? ये तो घाटा हो गया। हाँ, ये तो घरे हो। दारू तो बंदे है, चल कमा के आते हैं तो दारू सब पिए जाते हैं, पैसा उसा आते हैं तो उनको दीजिए, उनको अच्छा ये बताइए, आइए इधर आइए। अच्छा आप इधर आइए। अच्छा शराब बंद हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, आप ज्यादा बिकता है, आप ज्यादा बिकता है। जाके धूपार चक देखिए, के बेचता है। अच्छा नहीं तो अच्छा एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए अगर सरकार कह रहा है कि शराबबंदी हो चुका है, शराबबंदी से फायदा है कि नहीं? अगर शराब नहीं बिकेगा तो फायदा होगा ना? हाँ वो तो फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर बिक रहा है। यहाँ बिक रहा है। हाँ, यहाँ देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बार बार ये कर रहे हैं और विरोधी भी आरोप लगा रहे हैं, और सरकार को समझना चाहिए कि हम ग्रामीण इलाके में हैं। चाची बताइए, जब शराब बंद हुआ था उस समय, जब नहीं बिक्री हो रहा था, तो उस समय आपके घर की स्थिति ठीक हुई थी? ठीक हुआ था ना, ठीक था। अब क्या स्थिति है? अब वही है जो पहले था, जो अब हो गया। अच्छा फिर से शराब बिकने लगा? तब बिक नहीं रहा है, बिक ही रहा है। नहीं, यहाँ नहीं बिक रहा है, कहीं और बिक रहा है, जाके आदमी पी ही रहा है। अच्छा ये देखिए यहाँ भी बिकता है। हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, और ये जानकारी वाकई हमारे लिए भी है। अच्छा इधर आइए। जब शराब बंद हुआ था तो उस समय एक खबर सुन के आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। अब क्या कहना है इस पर? इस पे जो था वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए, यानी कि जो इधर उधर बिक रहा है उसको भी रोक लगाना रोक चाहिए। रखना चाहिए। आप लोग कभी चाहेंगे कि फिर से शराब बिके? नहीं नहीं, ना शराब नहीं बिकना चाहिए। नहीं ना। लेकिन अभी क्या स्थिति है? बिक रहा है, दारू बिक रहा है। घर घर में दारू बिक रहा है, हर घर भूसोला दानापुर में अधिक मात्रा में दारू बिक्री का प्रचार। अच्छा आप बताइए, जब पहले जब शराब बिकता था उस समय आप कुछ पैसा बचत कर पाती थी? हाँ भाई जी, बचता था, घर भी चलता था। या भाई कि घर बर्बाद हो रहा है। नहीं, जब शराब नहीं बिक रहा था उसमें, उसके बाद जब शराब बंद हो गया तो फिर घर की स्थिति ठीक ठाक हो गई हाँ थी? सही था भाई जी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो खराब स्थिति चल रहा है। फिर बिकने लगा? हाँ फिर चल रहा है। देखिए ये वाकई बहुत हैरानी वाली बात है, और विरोधी पार्टी भी यही आरोप लगा रहा है कि शराबबंदी तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी बिहार के कई इलाकों में शराब बिक रही है। और हम पटना के बगल में ग्रामीण इलाके में हैं, और वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो जीविका समूह की सदस्य भी है, और किसी तरीके से 2 पैसे जमा करके अपने रोजी रोटी चला रही है। लेकिन उनका ये कहना कि शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कई इलाकों में शराब बिक रही है, तो वाकई ये हैरान है। देखिए 2-2 पैसा जमा करके जो ग्रामीण महिलाएं हैं किसी तरीके से अपना रोजी रोटी के जुगाड़ करती हैं, और बावजूद इसके अगर ये मतलब अभी भी तो अगर जो शराब बिक रहा था इससे तो पूरा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा पैसा जमा करने में? तो होता नहीं है, होता नहीं है। तो क्या चाहती है सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि दारू बंद हो जाए। तो नहीं, तो सरकार तो कह ही रहा है कि दारू बंद है। अब वो सरकार कह रहा है बंद है, यहाँ पब्लिक कह रहा है कि बंदे नहीं है, कैसे मानल जाएगा? बिल्कुल। तो देखिए ये स्थिति है, हम बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छा कदम है, और लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लेना चाहिए कि जहाँ पे शराब बिक्री हो उसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं शराब की बिक्री हो रही है और वो भी राजधानी के बगल में, तो सरकार के लिए वाकई गंभीर विषय है, और सरकार को बहुत जल्द इस पर कदम उठाना चाहिए। और यही आरोप जो महागठबंधन के जो नेता हैं वही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी तो कर दिया गया, लेकिन शराब की बिक्री अभी भी चालू है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, फुलवारी। सियासी बयान और आम महिलाओं की राय के बाद अब यह सवाल लाजमी है कि क्या रास्ता सरकार में रहकर समर्थन और विपक्ष में विरोध आखिर क्यों है? शराबबंदी का विरोध आखिर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है? शराबबंदी का विरोध कर 2020 जीतने का कहीं प्लान तो नहीं है विपक्ष का? और राजस्व के नाम पर नशा को लेकर सियासत आखिर क्यों की जा रही है? यह भी बड़ा सवाल है। शराबबंदी के विरोध से क्या विपक्ष एकजुट होगा? और साथ ही सवाल यह भी कि नीतीश के विरोध के लिए क्या शराबबंदी का विरोध किया जा रहा है?
तो सियासत और आम लोगों की बातें आपने सुनी। अब जरा राजधानी की हकीकत देखिए, जहां आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। पटना प्रमंडल आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल खुद अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे थे और इस दौरान आशियाना दीघा मोड़ पर अवैध शराब की भट्टी भी पकड़ी गई, जहां हजारों लीटर देसी शराब का निर्माण किया जाता था। राजधानी पटना के मुख्य जगह पर अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है और ये देखा जा सकता है कि ये राजा बाजार स्थित आशियाना मोड़ पर यह स्थित है। अवैध शराब की भट्टी थी, देसी शराब यहाँ बनाए जाते थे और ये देखिए कितना लंबा चौड़ा ये भट्ठा था शराब का। और ये अतिक्रमण हटाने के दौरान, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है उसके दौरान ये अवैध शराब की भट्टी पकड़ी गई है। पटना प्रमंडल के जो आयुक्त हैं संजय कुमार अग्रवाल, उनके नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही थी। देखिए, आशियाना दीघा रोड काफ़ी कंजेस्टेड रोड है और यहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके झोपड़ी बना रखी थी और झोपड़ी की आड़ में पीछे की तरफ इन लोगों ने एक शराब की भट्टी भी खोल रखी थी, जो आज अतिक्रमण अभियान के दौरान ये काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब यहाँ बरामद हुई है और जो भी दोषी हैं उन सबको अभी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही डीएम और एसपी साहब इसमें जांच भी कर लेंगे कि और किनका दोष है, ताकि और ऐसी आसपास में जो भी झोपड़पट्टी है उनमें और भी जांच करवाई जाएगी, ताकि कहीं भी ये अवैध शराब का कारखाना नहीं चले। और बिल्कुल जो लोग शराब ऐसा कर रहे हैं व्यापार, उनके विरुद्ध हम लोग स्पीडी ट्रायल चला करके उन पर बहुत ही जल्द कार्रवाई भी करेंगे। पटना शहर में ये जिस प्रकार से अवैध भट्टी मिली है तो ये काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ शराब तैयार होता होगा। जाहिर तौर पे यहाँ से बाहर भी भेजा जाता होगा इसको। नहीं, देखिए, अभी सभी मामलों की तहकीकात पुलिस करेगी और इसमें जो भी दोषी लोग हैं, मैंने कहा, और इसका आगे पीछे क्या लिंक है उसको भी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे कि ये कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहाँ सप्लाई हो रही है, क्योंकि अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। जो संदिग्ध कुछ पकड़े भी गए हैं और उन पर आज शाम तक ही मुझे लग रहा है कि इसके लिंक को भी हम लोग तलाश कर लेंगे कौन लोग इसमें दोषी हैं और बहुत जल्द इनको न केवल सज़ा मिलेगी बल्कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट भी मिलेगा। आज इनके जो भी अतिक्रमण करके घर भी बनाए हुए थे सब हटा दिए जा रहे हैं, ताकि इस अतिक्रमण की आड़ में शराब का व्यवसाय को हम लोग चलने नहीं देंगे। अतिक्रमण हटाओ पर अगर हम बात की जाए तो अतिक्रमण देखा जा रहा है कि ना सिर्फ गरीब लोग बल्कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उनके तरफ से भी नालों पर और कुएं पे और तालाब पे जो है वो अतिक्रमण कर लिया गया है। तो वैसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अतिक्रमण में बड़े छोटे नहीं देखे जा रहे हैं। जो भी पब्लिक कन्वीनियंस को प्रॉब्लम पहुँचा रहा है, जो भी ट्रैफिक को प्रॉब्लम पहुँचा रहा है, जो भी ट्रैफिक में रुकावट पैदा कर रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे बड़े मकान हो, अपार्टमेंट हो, झोपड़ी हो, या कई जगह अभी मैंने देखा कुछ भिखारी भी रोड पर खड़े होकर के बीच में रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उन सब को विस्थापित किया जाएगा, उनको सही जगह पहुंचाएगा। जो अतिक्रमण है उनको हटा करके वहां पर रोड बनाई जाएगी ताकि ट्रैफिक को और अच्छा फ्लो दिया जा सके। जैसा कि आयुक्त ने बताया कि किस तरीके से इसकी जांच की जा रही है और आज शाम तक ही कुछ गिरफ्तारी भी हुई है और आज शाम तक ही इसके ऊपर और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में दवा दुकानदार हड़ताल पर रहेंगे, ये जानते हुए भी सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आलम यह है कि सुबह से ही दवा के अभाव में पीएमसीएच में मरीज इलाज के लिए प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टरों के लिखे पर्चे के लिए परिजन सुबह से ही खाक छान रहे हैं। पीएमसीएच का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में दवा दुकानदार हड़ताल पर चले गए हैं और 3 दिनों तक लगातार मरीजों की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आएगी। इस वक्त हम बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के सामने मौजूद हैं और देखिए 2 घंटे बाद ही असर दिखने लगा है। जो मरीज हैं उनके परिजन लगातार दवा दुकानदार का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दवा दुकान बंद है और दवा नहीं मिल रही है। हम जरा बात करते हैं। देखिए, ये पीएमसीएच से आए हुए हैं। क्या दवा दुकान बंद है? दवा दुकान बंद है। क्या बोला गया? बोला तो दुकान बंद है। हम नंबर पे फोन लगाए, बोलने कि 3 दिन के बाद दुकान खुलेगा। दवा मिलना हॉस्पिटल में दवा नहीं है। हॉस्पिटल में दवा नहीं है। हाँ, ये हड़ताल हुआ है। सरकार थोड़ी लुटा रहा है, सरकार तो करोड़पति है। वो तो प्राइवेट और सरकारी दुकान नर्सिंग होम के अंदर दवा ठूंस रखा है और दवा सरकारी अस्पताल में मिलता नहीं है। हम लोग इसी तरह भटक रहे हैं। एक भी पेशेंट मरता है तो उसका सरकार भागीदार लेती है क्या? दवा नहीं मिल रहा है, कह 3-4 रोज बंद रहेगा का तो दवा नहीं मिलेगा सर। तो अब हम लोग कैसे करें? दवा के अभाव में इलाज प्रभावित हो रहा है। जी, कहाँ प्रभावित हो रहा है? इलाज हो रहा है? नहीं, इलाज कहाँ हो रहा है? इलाज खाई देख लिया, कह रहा है जाइए का दवा में खोज लीजिए, मिल लीजिए। दवा मिलना नहीं रहा है सर, भटक रहे। मंगल भी नहीं मिला? नहीं, सिरिंज भी नहीं मिला। देखिए, हमको भेजा गया बाहर से लेने के लिए, आए तो शटर गिरा हुआ है। पूरा ढूंढ लिया, पूरा गली मोहल्ला में ढूंढ लिया, कहीं दवा नहीं मिल रहा है।
देखिए ये पर्चा दिखा रहे मरीज के परिजन जो है अपना दर्द बयां कर रहे हैं और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है, क्योंकि इनके मरीजों को यहाँ पर इलाज कराना है और इलाज प्रभावित हो रहा है। सुई से लेकर दवा तक उपलब्ध नहीं है पीएमसीएच में, ये लोग बता रहे हैं। और जिस तरह से 3 दिनों तक दवा दुकानें बंद रहेगी, ऐसे में समझ सकते हैं कि पीएमसीएच समेत जो बाकी अस्पतालों में भर्ती मरीज हैं उनका क्या होगा, क्योंकि मरीजों की जिंदगी ऐसे में दांव पर लगी हुई है। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बांका में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की माने तो वो बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रही थी, तभी बीच रास्ते में पहचान के ही एक शख्स ने बाइक से घर पहुंचा देने की बात कही और फिर जंगल में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी ने महिला को बीच रास्ते में फेंक दिया और फरार हो गया। महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उसके बाद वो फिर गाड़ी पर बैठाइए और चलिए घर पहुंचा देंगे मतलब। और उसके बाद कहाँ लेके हमको गिरा दिए। हाँ। आप उस लड़का को पहचानते हैं? हाँ। क्या नाम है उसका? रेहान। और बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है। आगे देखिए, नागरिकता कानून जो अगली खबर का रुख करते हैं। सहरसा में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएच 107 के ठीक बगल में हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं जमा हुई। उन्होंने नागरिकता कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारी मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में पप्पू यादव भी पहुंचे और सीएए के विरोध में नारे लगाए। एनआरसी, एनपीआर, ये काला कानून, ये स्याह कानून, ये हमारे वजूद को छीनने वाला कानून, ये खतरनाक कानून, ये किसी के लिए नहीं बेहतर है। लेकिन चारों ओर से सरकार कह रही है कि आप लोगों में ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप लोगों ने उस कानून को पढ़ी है? क्या उस कानून के एक एक वर्ड से हम लोग वाकिफ हैं। ये भूल जाए मोदी हुकूमत कि हम लोग कानून नहीं जानते हैं, बगैर जाने नहीं आ गए यहाँ पर, जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। इकोनॉमी ऐसे चीजों को, बेटी की सुरक्षा पर चर्चा नहीं होती। ये लड़ाई पप्पू यादव की, लड़ाई इस मुल्क के इतिहास की, ये लड़ाई इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े होने से बचाने की है। आपने विद्या के मंदिर पर लगातार हमला किया, आप जेएनयू पर गुंडों से हमला किया, जामिया पर हमला किया। आपका सीएम कहता है। नागरिकता कानून को लेकर फैले भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी नेता घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मुरारी मोहन झा दरभंगा के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर लोगों को समझा रहे हैं। दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में कुछ लोग सीएए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने लोगों को समझाना शुरू किया, नागरिकता कानून के बारे में बताना शुरू किया, भीड़ एकदम शांत हो गई और लोग बैठकर इत्मीनान से उनकी बातों को सुनने लगे। संशोधन कानून मुझे अल्पसंख्यक जो विदेश में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध ये लोग सताए हुए लोग थे, उनको नागरिकता देने की बात है। नागरिकता लेने की कहीं कोई बातें नहीं है इसमें। अननेसेसरी लोग रोड पर कूद रहा है। रुपया पूछ रहा है कि मोदी जी सत्ता में है, 10 साल कैसे आ गए, चिंता में पड़ा हुआ है, सबका कुर्सी चला गया, सब जो तिजोरी भर रहा था उसका तिजोरी साफ हो गया, 10 साल में तो और पूरा खाली हो जाएगा। तो कैसे सत्ता में रहे, सत्ता में रह के लूटे। आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर करारा हमला बोला है। आरजेडी का कहना है कि प्रशांत किशोर सीएए पर न नीतीश कुमार से कुछ कहवा पाए हैं और न ही अरविंद केजरीवाल से। उन्होंने वोटिंग के बाद इस पर बोलना शुरू किया। प्रशांत किशोर सियासत कर रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्रशांत जी ने बिल पे जब जदयू ने बड़े तेवर के साथ भाषण किया, वोटिंग उसके फेवर में की, उसके बाद प्रशांत जी ने बोलना शुरू किया। तो जाहिर है पवन जी की चिट्ठी का एक अलग संदर्भ है, वो लगातार ये बात कहते हैं, लेकिन प्रशांत जी तो चुप थे तब तक जब तक वोटिंग के बाद आप नीतीश जी से इतना तक ना कहवा पाए। उस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं आप, और जाहिर तौर पर जहां आप अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वहां से भी जुबान साफ नहीं हुई है। ना
अरविंद जी की, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में जेडीयू के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह और हरिवंश सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेडीयू का ये प्रशिक्षण शिविर काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रशिक्षण शिविर में जेडीयू के पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रखंड और पंचायत अध्यक्ष के साथ ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह की प्रशिक्षण को शुरू किया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद हरिवंश सिंह ने कहा कि जेडीयू इस बार काफी अच्छी और पूरी तरह से तैयार होकर विधानसभा चुनाव में उतरेगी। जानते हैं अक्टूबर नवंबर विधानसभा का चुनाव होना है और हम लोगों ने अभी आपको देखा ही होगा कि पूरे प्रदेश में हम लोगों ने विधानसभावार बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव का सम्मेलन किया, बहुत सफल सम्मेलन किया है। तो हम लोग तो तैयार हैं और अभी हम सब कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर देंगे। तो आप जरा जान लीजिए, पहले लोग क्या कहते थे कि जनता दल यू में नेता है, संगठन नहीं है। अब जनता दल यू का जो संगठन है वो बूथ स्तर पर न सिर्फ बन गया है, न सिर्फ स्थापित हो गया है, बल्कि अब प्रशिक्षित भी हो जाएगा। रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में यह पहला प्रशिक्षण नहीं है, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा। ये कई प्रशिक्षणों का हिस्सा है और पिछले कई वर्षों से चल रहा है। प्रशिक्षण वो कार्यक्रम है जिससे आप कार्यकर्ताओं से बताते हैं कि वैचारिक रूप से हमारी संपदा क्या है, हम कैसे दूसरों से अलग हैं, हमने क्या किया है। और अब मैं आपको दुनिया का इतिहास बताऊं, दुनिया को विचारों ने बदला है। गया का एक युवा किसानों को रोजगार का नया जरिया मुहैया करा रहा है। जिन इलाकों में लोग नौकरी के लिए पलायन करते थे, वहां एक बड़ा समूह बन चुका है और अपने गांव में खेती कर लाभ उठा रहे हैं। नौकरी के लिए पलायन करने वाले युवाओं को गया के प्रभात कुमार ने नया रास्ता दिखलाया है। इंजीनियर की नौकरी छोड़ प्रभात ने मशरूम की खेती शुरू की। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए और बड़े इलाके में बदलाव दिखने लगा है। मजदूरी के लिए भटकने वाले लोगों को रोजगार का जरिया मिला। 40 गांव के लोग प्रभात से जुड़े और 26 क्लस्टर बनाए गए। प्रभात ने वैज्ञानिक तरीके से खेती शुरू की, जिससे उत्पादन बढ़ा और कमाई भी। यहाँ पर इस बार जो पूरा गया में हम लोगों ने बहुत बृहद स्तर पर मशरूम की खेती की है नाबार्ड के सहयोग से। तो वो करीब 600 किसानों के साथ 50,000 बैग डालकर 40,000 गाँव में 26 क्लस्टर बनाकर मशरूम किए हैं, जिसमें से हमारा औसतन जो कम से कम प्रोडक्शन होना चाहिए वो है 50,000 किलो। महादलित परिवार के लोगों ने भी मशरूम की खेती शुरू की, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया और घर से काम शुरू हुआ। अब कम मेहनत में अच्छी कमाई हो रही है। इलाके के युवा भी प्रभात के रास्ते पर चल पड़े हैं। 900 बैग से स्टार्ट किए थे मशरूम की खेती, तो काफ़ी अच्छा लगा कि डिमांड है मार्केट में और इससे पैसा बनाया जा सकता है। तो आज हम करीब नाबार्ड प्रोजेक्ट में या और समर्थ के साथ में जैसे करीब 500 गांव में मशरूम का ट्रेनिंग दिए थे। तो इससे लगा कि नहीं, मतलब खेती से भी पैसा या मशरूम से या अलग अलग चीज़ें से पैसा बनाया जा सकता है। पारंपरिक खेती की जगह मशरूम की खेती कम समय में ज्यादा मुनाफा दे रही है। नाबार्ड जैसी संस्थाएं उत्पाद खरीद रही हैं, जिससे कीमत भी अच्छी मिल रही है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।